नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत इस सप्ताह। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी ने उद्यमियों और प्रबंधन स्नातकों के साथ धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर बातचीत की। परम पावन दलाई लामा जी का 8वां अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी का 3 दिवसीय बौद्ध श्रद्धालुओं को प्रवचन। सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे द्वारा COP25 तिब्बत के लिए जलवायु कार्रवाई अभियान का शुभारंभ। सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे द्वारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधन। सिक्किम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री PS तमांग का कशाक द्वारा धर्मशाला में स्वागत। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने उद्यमियों और प्रबंधन स्नातकों के साथ धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर बातचीत की। परम पावन दलाई लामा जी ने अपने संबोधन में अहिंसा और करुणा की प्राचीन भारतीय परंपरा की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वह आज की दुनिया में भी प्रासंगिक है। उन्होंने ये भी कहा कि मन की शांति और वास्तविक अंतर्दृष्टि विकसित करने वाली सामान्य भारतीय साधना ने मन की गहन समझ और नकारात्मक भावनाओं से निपटने के तरीकों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव समुदाय के लिए तत्कालिक संकट है। यहाँ धर्मशाला में जहाँ मैं 1960 से रहता आ रहा हूँ, बर्फबारी कम हो गई है। वैज्ञानिक हमारे पर्यावरण के गंभीर परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ग्रेटा थुनबर्ग लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रही है, जो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य खुश और आनंदित होना है। इसके लिए मन की शांति आवश्यक है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें मन की कामकाज की बेहतर समझ के आधार पर अपनी नकारात्मक भावनाओं से निपटना सीखना होगा। परम पावन दलाई लामा जी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन के प्रतिभागियों को अपनी निजी आवाज में दर्शन दिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तिब्बत पर साम्यवादी चीन की नीति बार बार विफल रही है, क्योंकि उनकी नीति अवास्तविक और अनैतिक रही है। उन्होंने वर्तमान तिब्बत नीति के विपरीत चीन को यथार्थवादी नीति की अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चीन के कुछ नेता अब इस दुविधा में है कि वह तिब्बत की मुद्दे को कैसे निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि तिब्बत के प्रति अधिक से अधिक लोग सहानुभूति और समर्थन दे रहे हैं। तिब्बतियों की स्वयं की आवाज के साथ अन्य लोगों की सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता है। So there now some of them expressed their past 70 years, past now few decades sort of years, their policy regarding Tibet is unrealistic, wrong. So now they have to find more realistic approach about Tibetan problem. तिब्बत के भीतर तिब्बतियों की राष्ट्रीयता की भावना पिछले 60 वर्षों से लगातार मजबूत हुई है। तिब्बत के अंदर तिब्बतियों का दृढ़ संकल्प और साहस ही हम निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी तिब्बतियों का दृढ़ संकल्प और ध्यान उत्साहपूर्ण रहेगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तिब्बती संघर्ष में और अधिक सक्रिय समर्थन करने का आह्वान किया। हमें विश्व समुदाय द्वारा मिल रहे सहयोग एवं समर्थन के लिए उन्होंने सभी तिब्बतियों की ओर से आभार व्यक्त किया। परम पावन दलाई लामा जी ने स्पष्ट किया कि वह राजनीतिक मामलों से संन्यास ले चुके हैं और 2011 से निर्वाचित रूप से चुने गए सिक्योंग को सभी राजनीतिक अधिकार सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में सिक्योंग मेरे बॉस है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सिक्योंग का बॉस मैं हूँ।
So political field, he my boss. But I must add very quickly, spiritual field, I'm his boss. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 4 से 6 नवंबर को कोरियाई श्रद्धालुओं के विशेष अनुरोध पर परम पावन दलाई लामा जी द्वारा तिब्बती मुख्य मंदिर में हृदय सूत्र पर प्रवचन दिया गया। इसमें 60 देशों के लगभग 6000 अनुयायी शामिल थे। अपने प्रवचन में उन्होंने बताया कि प्राचीन भारतीय परंपरा में मस्तिष्क की व्याख्या विस्तार से होती थी। इसका प्रमाण धार्मिक ग्रंथों में गहराई से मिलता है। ऐसे ज्ञान को किसी खास धर्म से जोड़कर नहीं रखा जा सकता। ऐसे ज्ञान का परीक्षण एवं प्रयोग पंथ निरपेक्ष और शोषणिक संदर्भ में ही किया जा सकता है। उन्होंने श्रोताओं को अपनी पीड़ा दूर करने के लिए उसके कारण समझने की सलाह दी तथा उन कारणों को दूर करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि अपनी खुशी तथा उसके कारण को भी उसी तरह सुरक्षित रखना होता है जैसे बीज से निकलकर पौधे के बड़ा होने तक उसकी सुरक्षा करनी होती है। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि आप उनकी बातों पर सिर्फ श्रद्धा पूर्वक विश्वास मत करें, बल्कि उनका परीक्षण करें और तब अपनाइए। बौद्ध दर्शन इसी तार्किकता के परिणाम स्वरूप आज भी बौद्ध दर्शन वैज्ञानिक कसौटी पर खड़ा है। मैड्रिड, स्पेन में 2 से 13 दिसंबर 2019 को आयोजित होने वाले COP25 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन से पूर्व केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बत के लिए दूसरा जलवायु कार्यक्रम पृथ्वी का तीसरा ध्रुव अभियान शुरू किया। इसमें विश्व नेताओं से मांग की गई है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी किसी भी वैश्विक चर्चा के केंद्र में तिब्बत को अवश्य रखा जाए। केंद्र तिब्बती प्रशासन के सीक्यों डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने एक पत्रकार सम्मेलन में इस अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण वैश्विक चर्चा के संदर्भ में तिब्बती पठार के अध्ययन को महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि तिब्बती पठार पृथ्वी पर सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। साथ ही ज्यादा ग्लेशियर होने के कारण विश्व का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। यह एशिया के सबसे बड़ी 6 नदियों का प्रमुख स्रोत है, जो धनी आबादी वाले 10 देशों में बहती है और उनकी जीवन रेखा है। भारतीय एवं एशिया मानसून की तीव्रता और समय इसी तिब्बती पठार से प्रभावित होता है। इन्हीं कारणों से इसे दुनिया की छत, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, एशिया का जल स्रोत और बारिश देने वाला समझा जाता है। इस अवसर पर तिब्बत नीति संस्थान के पर्यावरण और विकास डेस्क के प्रमुख श्री तेम्पा ग्याल्सेन ने कहा कि तिब्बत में 2016 के बाद से भाट एवं भूस्खलन के बढ़ते मामले चिंताजनक जलवायु परिवर्तन तथा तिब्बत में अनियंत्रित खनन के परिणाम है। उन्होंने चीनी सरकार से संभावित आपदाओं और इसके प्रभावों को कम करने के लिए तिब्बती क्षेत्रों में अधिक जलवायु जागरूकता कार्यक्रमों चलाने तथा उपयुक्त आपदा राहत तंत्र कायम करने की अपील की। कार्यक्रम में 5 सूत्री योजना तय की गई। पहला, तिब्बती पठार के वैश्विक पर्यावरणीय संबंधी महत्व को मान्यता देना। दूसरा, तिब्बती पठार पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान को मजबूत कराना। तीसरा, तिब्बत के पारंपरिक ज्ञान और जीवन का सम्मान करना। चौथा, तिब्बत में शहरीकरण और पर्यटन का नियमन। पांचवा, पृथ्वी के तीसरा ध्रुव तिब्बत के लिए एक वैश्विक जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता। गत 3 से 5 नवंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज द्वारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को केंद्र तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में 42 देशों के 180 से अधिक सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों ने आगामी वर्ष में तिब्बत संबंधी कार्य योजना तैयार करने हेतु चर्चा में भाग लिया।
इसमें केंद्र तिब्बती प्रशासन के मध्यम मार्ग की नीति का समर्थन किया गया तथा चीन तिब्बत वार्ता पुनः प्रारंभ करने की मांग की गई। उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने, विशेष अतिथि केंद्र तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे तथा कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर के खिरमे थे। अपने उद्घाटन संबोधन में सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि 1990 के दशक का तिब्बत समर्थकों का प्रतिरोध आंदोलन पूरी शक्ति के साथ पुनः लौट आया है। ऐसे उपयुक्त वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और तिब्बत समर्थकों को तिब्बत में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सक्रियता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1990 का दशक तिब्बती आंदोलन का चरम चरण था। उस समय विश्व भर में आंदोलन से लोकतंत्र और मानवाधिकारों सहित कई बदलाव हुआ है। इस बदलते परिदृश्य में तिब्बत समर्थक समूह को तिब्बत मुक्ति साधना में और अधिक सक्रियता से विश्व में गतिविधियों को बढ़ाना होगा ताकि तिब्बत मसले का शीघ्र समाधान हो। उन्होंने ये घोषणा की कि केंद्र तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में वर्ष 2020 को तिब्बती लोग अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए परम पावन दलाई लामा जी को धन्यवाद वर्ष के रूप में मनाएंगे। अपने उद्बोधन में श्री आर के खिरमे ने बताया कि छठे अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन में भारत में तिब्बत समर्थक संगठन केंद्र तिब्बती प्रशासन के मध्यम मार्ग नीति का समर्थन तथा परम पावन दलाई लामा जी के विशेष दूत और चीनी सरकार के बीच शीघ्र वार्ता शुरू प्रारंभ संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री पेमा जुगने ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बताया कि 1979 तक केंद्र तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की नीति चीन के अवैध नियंत्रण से तिब्बत को पूर्णतः आज़ाद कराने की थी, लेकिन उसके बाद परम पावन दलाई लामा जी द्वारा अपनाई गई मध्यम मार्ग की नीति के अनुरूप समस्या का समाधान व्यवहारिक है। इसके अनुसार चीन के अपने ही संविधान और कानून के अनुरूप ही तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान की जाए। उन्होंने प्रतिभागियों से मध्यम मार्ग की नीति को भरपूर समर्थन देने का आग्रह किया। सम्मेलन के अंत में 8 कार्य योजना तथा घोषणा को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत तिब्बत पुनर्जन्म परंपरा पर चीनी अनावश्यक हस्तक्षेप को अस्वीकार करना, चीन और दलाई लामा के प्रतिनिधि के बीच पुनः वार्ता शुरू करना तथा तिब्बत में मानवाधिकारों की बहाली हेतु चीन पर दबाव डालने की विश्व समुदाय से मांग शामिल है। सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग और उनके परिवार के धर्मशाला आगमन पर केंद्र तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे और उनके कैबिनेट मंत्रियों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान तिब्बती कला प्रदर्शन संस्थान अर्थात टीपा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया। प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि हाल ही में परम पावन दलाई लामा जी द्वारा इस संस्थान के नए सभागार का उद्घाटन के बाद आप वह पहले विशेष मेहमान हैं। उन्होंने इस संस्थान के बारे में परिचय देते हुए कहा कि सन 1959 में परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में तिब्बती संस्कृति, कला और पहचान को संरक्षित करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। उन्होंने सिक्किम सरकार द्वारा तिब्बतियों को निरंतर सहायता देने के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री तमांग के नेतृत्व में सिक्किम एक राज्य के रूप में और विकास करेगा तथा तिब्बती संघर्ष में सिक्किम का सहयोग सदैव मिलता रहेगा। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।